हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी दोस्तों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम आपको, जैसा कि आप सबको पता ही है कि यूपी पेट की परीक्षा के लिए इंग्लिश ग्रामर, जो आपका इंग्लिश में 5 नंबर आता है। कितने नंबर आते हैं आपके इंग्लिश में पेट की परीक्षा में दोस्तों? 5 नंबर आते हैं। उसी के लिए प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, ये आपका छठा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन प्रैक्टिस सेट को देखिए, उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए दोस्तों जो रोज़ नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी। फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी, यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है और हमें इसमें एरर ढूंढना है। अगर है तो, अगर आपको कोई एरर नहीं लग रहा है तो आप नो एरर पे भी टिक कर सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं सेंटेंस। द वाटर, ये आपका फर्स्ट हो गया। इन द कैनल, ये सेकेंड हो गया। वाज मच मोर हायर, ये आपका थर्ड हो गया। देन यूजुअल, ये आपका फोर्थ हो गया। नो एरर, ये आपका क्या हो गया? फिफ्थ। तो ये आपका सेंटेंस है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एरर कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ के पार्ट सी में एरर है। कहाँ पे एरर है दोस्तों? पार्ट सी में। यहाँ पे जो लिखा गया है मोर हायर, क्या लिखा गया है दोस्तों? मोर हायर। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हायर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी एक क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, जिसकी वजह से हम, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 2 कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। या तो आप मोर ही लगाएं या तो ER ही जोड़ें। आप किसी वर्ड का कंपैरेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे ER जोड़ा जाता है। वर्ड में क्या जोड़ा जाता है? ER। और सुपरलेटिव बनाते हैं तो EST जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? EST। और पॉजिटिव डिग्री आपकी सिंपल होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो एडजेक्टिव है उसमें ER भी लगा है और साथ ही साथ क्या आया है? मोर भी आया है। मोर भी किसको इंडिकेट करने के लिए आता है बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेट करने के लिए आता है। और सुपरलेटिव को इंडिकेट करने के लिए क्या आता है? मोस्ट। क्या आता है दोस्तों? मोस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे मोर और हायर दोनों का एक साथ यूज होने की वजह से ही आपका ये सेंटेंस गलत हो गया। और आपका कौन सा पार्ट गलत हुआ है दोस्तों? सी वाले पार्ट में एरर है। तो आप जब भी ऐसे कभी सेंटेंस देखेंगे तो आप तुरंत झट से एरर पकड़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वाइज इनटू पैसिव वाइज। हमें जो फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया है उसको किस में चेंज करना है? पैसिव वाइज में। ये एक्टिव में दिया गया है। लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। तो देखिए ये लेट से रिलेटेड है, तो लेट में सबसे पहले आता है लेट, फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट। देन आपका आएगा बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका लेट से पैसिव वाइज बनाने का स्ट्रक्चर है। लेट से पैसिव वाइज बनाने का स्ट्रक्चर, ये पैसिव वाइज स्ट्रक्चर है। कि कैसा स्ट्रक्चर है दोस्तों? पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर है। तो देखिए हमें इस तरह, देखिए लेट कौन कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में। तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो शुरुआत किससे होती है? लेट से होती है। तो हमारे इस वाले ऑप्शन में लेट से शुरुआत नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये आपका गलत हो गया। अब ये देख लीजिए बी किस किस ऑप्शन में है। यहाँ पे बी है? नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे भी बी नहीं है तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। तो आपका बचा कौन सा? सी। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। देखिए लेट आया है, देन ऑब्जेक्ट आया है, फिर बी आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, फिर बाई लगाकर मी लिखा गया है। तो आपका थर्ड वाला सेंटेंस एकदम सही पैसिव वाइज बना है। बाकी तीनों ही आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द एरर इफ एनी।
I went to the house and found that the cart's wheel was broken। यहाँ पे भी हमें कॉमन एरर फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको एरर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पे नो एरर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में एरर है दोस्तों। यहाँ पे आपके सी वाले पार्ट में एरर है। कहाँ एरर है दोस्तों? सी वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पे द कार्ट्स व्हील की जगह आपके द कार्ट्स व्हील की जगह होना चाहिए द व्हील ऑफ द कार्ट। क्या होना चाहिए? द व्हील ऑफ द कार्ट। बिकॉज हम निर्जीव वस्तुओं के लिए एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते। एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हमेशा और हमेशा दोस्तों सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे द कार्ट्स, यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगा है कार्ट्स में, तो एपॉस्ट्रॉफी का मैंने जैसे अभी अभी बताया कि एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हम हमेशा और हमेशा लिविंग एपॉस्ट्रॉफी, इसका प्रयोग हमेशा हम लिविंग वस्तुओं के पोजीशन को दर्शाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? लिविंग वस्तुओं के पोजीशन को दर्शाने के लिए करते हैं या तो संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। बट द कार्ट्स व्हील ये क्या है? नॉन लिविंग है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग गलत है। एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग न करके हम क्या लिखेंगे? द व्हील ऑफ द कार्ट। ये आपका सही हो जाएगा, यानी आपके थर्ड पार्ट में एरर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गद्यांश है। क्या है दोस्तों? गद्यांश है। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है, पैसेज है, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉर to find, talk and discourse, but to weigh and consider. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to chewed and digest. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and intelligence. Some books may also be read by depth and extract made of them by others, but that would be only in the less important argument and the minor, यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था दोस्तों? माइनर sort of books, else distilled books are like common distilled waters, flashy things. Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an extract man। यहाँ पे राइटिंग है, यहाँ पे टी मिस हो गया है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो देखिए इसका मैं आपको अर्थ समझाने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, भ्रमित होने, खंडित होने या भ्रमित होने के लिए मत पढ़ो। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ना ही विश्वास करने के लिए और हल्के में लेने के लिए पढ़ो। नॉर टू फाइंड टॉक्स एंड डिस्कोर्स, ना ही बातें और प्रवचन को ढूंढने के लिए पढ़ो। बट टू वी एंड कंसीडर, बल्कि विचार करने और नापने तौलने के लिए पढ़ो। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं। अदर्स टू बी सॉलोड, कुछ निगलने के लिए होती हैं। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड, और कुछ चबाने तथा पचाने के लिए होती हैं। दिस इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, कुछ किताबें केवल भागों में बांट के ही पढ़ी जा सकती हैं। अदर्स टू बी रीड, कुछ किताबों को पढ़ने के लिए लोग जिज्ञासा जाहिर करते हैं और कुछ किताबों को लोग जिज्ञासा बिना जिज्ञासा होते हुए भी पढ़ते हैं। होली एंड विथ डिलीजेंस एंड अटेंडेंस, सभी किताबों को हमें परिश्रम और पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए। सम बुक्स में आल्सो बी रीड बाय डेप्टी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ them by others, but that would be only in the less important argument and minor sort of books, else distilled books like common distilled waters। देखिए यहाँ पे इस लाइन में हमसे कह रहा है कि कुछ किताबें उप भागों में बांट के भी पढ़ी जा सकती हैं जो कि अदर सब्जेक्ट से निकल के आती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी और मुख्य बात यह है कि किताबों को हमें एकदम शुद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, मन को शुद्ध करके पढ़ना चाहिए। वहाँ पे हम पढ़ कुछ और रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और लगा है, तो ऐसे किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। रीडिंग मेकeth ए फुल मैन, पढ़ना इंसान एक पूर्ण आदमी तैयार करता है। सम्मेलन एक
एक सज्जन आदमी तैयार करता है, लेकिन जो लिखना होता है वो एक वास्तविक आदमी तैयार करता है। तो ये पैसेज आपको पढ़ने के ऊपर था। किसके ऊपर था दोस्तों? पढ़ने के ऊपर था। इस पैसेज को मैंने पढ़ के समझा दिया है। आपको जो भी लाइन ना समझ में आई हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, What should be the purpose of reading a book? किसी किताब को पढ़ने के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला, to contradict, to view and consider, to take it for granted, to understand the context। तो view and consider क्या हो जाएगा आपका सही आंसर दोस्तों? to view and consider। किसी भी किताब को पढ़ना है तो हमें उसे विचार करने के लिए और नापने तोलने के लिए पढ़ना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वाई आर सम बुक्स टू बी टेस्टेड? टू बी रीड विथ ग्रेट केस, टू बी रीड विथ ग्रेट अटेंशन, टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, टू बी रीड फॉर फ्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए जो न्यू वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं और आप उन सभी वीडियोस को भी देख पाएँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ दोस्तों। धन्यवाद।